नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक सवाल उठ रहा है और सवाल यह है कि क्या वाकई में 2024 से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव को जीता है, क्या बीजेपी आम चुनाव से पहले पूरे देश भर के अंदर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में हुए चुनाव में मोदी देश के सबसे बड़े नेता साबित हुए। वो देश के नहीं, सर्वे हुआ उसमें वैश्विक तौर पर भी वो सबसे ज्यादा वोटों के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नजर आए, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नजर आए। मीडिया में हो रहा है बीजेपी की प्रचंड जीत का विश्लेषण और इसके साथ ही कांग्रेस के पूरी तरह हारने की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बीजेपी ने मुस्लिम वोटों की चिंता किए बगैर ये चुनाव लड़ा था और इस पूरे चुनाव के अंदर बीजेपी ने एक भी सीट पर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम एकजुट नहीं, अलग अलग पार्टियों को समर्थन दिया। कहीं कांग्रेस को समर्थन देते नजर आए, कहीं बसपा को, कहीं AIM को समर्थन देते नजर आए, तो कहीं आम आदमी पार्टी को। और इसका फायदा बीजेपी को हुआ क्योंकि मुस्लिम वोट बिखरते नजर आए। वहीं चुनाव में विपक्ष के INDI गठबंधन की भी कमजोरी उजागर हुई, क्योंकि जो लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दरअसल विधानसभा चुनाव में वही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में नजर आए। मसलन अगर बात राजस्थान की ही कर ली जाए तो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बसपा भी मैदान में नजर आई, सपा भी नजर आई और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी नजर आई और AIM भी नजर आई। INDI गठबंधन बीजेपी का विकल्प बनने की स्थिति में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए गठबंधन पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस को समय के साथ अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर युवा ब्रिगेड को आगे लाने की कोशिश की गई, क्या यह कोशिश पूरी कांग्रेस के अंदर होगी? क्या पूरी कांग्रेस के अंदर जनरेशन शिफ्ट होगी? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर मजबूत नहीं। जिस तरीके से ब्लॉक स्तर पर वो अपनी कमेटी बनाने की बात करें, उस पर सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहे उदयपुर डिक्लेरेशन की हो या कहीं और की, उस पर बातचीत जरूर हुई लेकिन पार्टी में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। और ये एक बड़ी वजह है कांग्रेस के अंदर कि वो फिलहाल विकल्प बनने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इन सबसे इतर अगर आपको मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना है और अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का शुभारंभ आज से हुआ है। आप जाइए, नामांकन कराइए, फायदा उठाइए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगनेर स्टेडियम से इसका शुभारंभ किया है और अभियान के तहत हर निगम जोन क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की कवायद की जाएगी। मसलन अगर आप आयुष्मान भारत का फायदा नहीं उठा पा रहे तो उसके पीछे की वजह क्या है? आयुष्मान का फायदा नहीं उठा पा रहे तो वजह क्या है? अगर आप सस्ते सिलेंडर का फायदा नहीं उठा पा रहे तो वजह क्या है? अगर आप MSME का फायदा नहीं उठा पा रहे तो वजह क्या है? अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे, अगर आप जो मुफ्त राशन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे तो वजह क्या है? आप इन शिविर में जाइए, अपनी पात्रता चेक कराइए और अगर आप पात्र हैं तो केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाइए। शिविरों में मौके पर ही लाभार्थियों का पंजीयन किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ समारोह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ को लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। हालांकि यहां मैं थोड़ा संशोधित कर दूं, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहे, इसे लेकर हम कार्य कर रहे हैं जो पात्र हैं। अंतिम पायदान तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी और इस अंतिम पायदान को आप अंत्योदय से भी जोड़ सकते हैं। बीजेपी एक विचारधारा के साथ काम करती है और वो विचारधारा है अंत्योदय, यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय हो जाना, उस तक योजनाएं पहुंच जाना, उसका संबल हो जाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ गौरव की बात है।
और योजना का 100% लाभ जनता तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 25,000 लोगों की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा 276 निकायों तक पहुंचेगी और इनके जरिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी केंद्र की योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, जबकि आप उस लाभ को पाने के पात्र हैं, तो इस शिविर में जाइए, अपने दस्तावेज चेक कराइए, अपनी पात्रता को सुनिश्चित कीजिए और साथ में योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे इसको भी सुनिश्चित कराना है तो शिविर में जाना है। वहीं मालवीय नगर से बीजेपी के विधायक, 7 बार के विधायक कालीचरण सराफ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में समारोह हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। कालीचरण के साथ बनाया गया 3 वरिष्ठ विधायकों का पैनल भी। इसमें विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी शामिल हैं। कालीचरण सराफ विधानसभा में सभी नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उससे पहले एक परंपरा है विधायक जो जीत कर आए हैं उनको शपथ दिलाने की, यानी कि जो विधानसभा का एक रजिस्टर है उसमें उनको विधायक अंकित करने की। ये एक समारोह होता है, इसके अंदर सभी विधायक पहुंचते हैं, वो शपथ लेते हैं और शपथ जो दिलाते हैं वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर, यानी कि एक अस्थायी तौर पर स्पीकर जो इस पूरे समारोह को बतौर स्पीकर ही कंट्रोल करेंगे। वासुदेव देवनानी को भी प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। उसके बाद विधानसभा के अंदर जो विधायक मौजूद होते हैं वो स्पीकर को चुनते हैं और चूंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है इसलिए कोई समस्या नहीं होनी। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे क्योंकि उनका नाम पार्टी की तरफ से पहले ही आगे कर दिया गया है, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने से पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वो प्रोटेम स्पीकर सभी को विधायक के तौर पर विधानसभा के अंदर शपथ दिलाते हैं। प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य सचिव उषा शर्मा, सभी एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव बैठक में मौजूद है। सरकार की आगामी कार्य योजनाओं को लेकर विभागवार चर्चा हो रही है और यह बेहद जरूरी है। यह जरूरी इसलिए भी है कि जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, जब तक मंत्रियों को उनके विभागों का काम नहीं सौंपा जाएगा, तब तक बतौर मुख्यमंत्री सभी विभागों के अध्यक्ष हैं और किस विभाग के अंदर वर्तमान स्थिति में कौन सी योजना चल रही है, किस योजना के मद में कितना पैसा जा रहा है, किस योजना के कितने लाभार्थी हैं, किस योजना में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन सी योजना अपने किस फेज पर चल रही है और वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है, यह मुख्यमंत्री के लिए समझना बेहद जरूरी और इसलिए उन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेसी को बुला लिया और योजनाओं पर बातचीत हो रही है ताकि योजनाओं के एग्जीक्यूशन में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रूबरू हो रहे हैं, या कहें कि राजस्थान को ब्यूरोक्रेसी से नजर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत के दौरे पर श्रीलंकाई संसदीय शिष्टमंडल, श्रीलंका संसद के अध्यक्ष महिंद्रा अभयवर्धना ने नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में शिष्टमंडल पहुंचा है। संसदीय शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, भेंट की और संसद भवन परिसर में बिरला और शिष्टमंडल की भेंट हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर बिरला ने गर्मजोशी से शिष्टमंडल का स्वागत किया है और बिरला ने इस दौरान कहा कि भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, पौराणिक भी रहे हैं। मान्यताओं में श्रीलंका के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रामायण काल से जुड़ती हैं और भारत और श्रीलंका एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। पड़ोसी होने के साथ दोनों देशों में काफी सांस्कृतिक समानताएं हैं। श्रीलंका के साथ आर्थिक राजनीतिक रिश्ते मजबूत हैं
और आपको ध्यान होगा, जब श्रीलंका पूरे तरीके से आर्थिक मोर्चे पर कोलैप्स की स्थिति में थी, श्रीलंका बर्बाद हो रहा था, उस दौरान भारत ने न सिर्फ आर्थिक मदद की थी बल्कि खाद्यान्न से भी मदद की थी ताकि पड़ोसी भूखा ना सोए। राजनयिक रिश्ते मजबूत करने की दोनों ने एक बार फिर से प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों की संसदों के संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई है। आईएएस और आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास के दौरान होमवर्क हुआ है। अब आज शाम होगी ब्यूरोक्रेसी की महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही है और मुख्यमंत्री के साथ सीएस, विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। बैठक के बाद लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आज रात हायर ब्यूरोक्रेसी की पहली लिस्ट आने की पूरी संभावना है और यह अमूमन होता है। जब एक सरकार बदलती है तो सरकार बदलने के साथ चेहरे बदलते हैं, चेहरे बदलने के साथ काम करने के तरीके बदलते हैं और उन तरीकों को किस तरीके से जनता के बीच में सही तरीके से लाया जाए उसके लिए पसंद बदलती है। अब चूंकि यहां बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री चुन लिए गए, उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए, जल्दी कैबिनेट का गठन होगा, तो ब्यूरोक्रेसी में अलग अलग विभागों के अंदर चेहरे भी आपको बदलते दिखाई देंगे। ऊर्जा विभाग में सेवानिवृत्त टेक्नोक्रेट का क्या होगा भविष्य, क्योंकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पावर कॉरिडोर में बड़ी चर्चा चल पड़ी है। बिजली में लगे 1 दर्जन के आसपास रिटायर्ड टेक्नोक्रेट को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल अभी ऊर्जा विभाग में अधिकांश जगह लगे हैं रिटायर्ड टेक्नोक्रेट्स। सीएमडी, एमडी से लेकर डायरेक्टर स्तर की जो कमान है वो ये संभाल रहे हैं, अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनमें से कई टेक्नोक्रेट तो राजनीतिक प्रभाव से मलाईदार कुर्सी पर जमे हुए हैं, जबकि 1-2 वरिष्ठ टेक्नोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने साबित की खुद की प्रतिभा और फील्ड से 100% राजस्व वसूल कर बताई खुद की मैनेजरियल स्किल कि किस तरीके से मैनेज करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नए प्रबंधन की इन टेक्नोक्रेट्स के प्रति क्या रहेगी सोच, क्या योग्यता, क्या परफॉर्मेंस के आधार पर इन टेक्नोक्रेट का भविष्य तय होगा या फिर नए चेहरों के हाथ में ऊर्जा विभाग के बड़े पदों की कमान होगी। बर्ड विलेज मैनार में सर्दी की लंबी छुट्टियां बिताने पहुंचे प्रवासी परिंदे। करीब 5000 किलोमीटर दूर चीन, साइबेरिया, रूस समेत कई देशों से प्रवासी पक्षी आए हैं जिनको माइग्रेट पक्षी कहते हैं, माइग्रेट बर्ड कहते हैं। 200 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इस बार भी मार्च और अप्रैल तक मैनार में रहने वाले हैं। आप जाइए, इनका दीदार कीजिए। दिलचस्प यह है कि हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर यहां नन्हे परिंदे भी पहुंचे हैं और वो ये परिंदे होंगे जो शायद अपनी जिंदगी की पहली इतनी लंबी उड़ान भर रहे हैं। दरअसल जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में इस वक्त बर्फ पड़ रही है और इसलिए एक प्रोसेस है जिसके तहत वो उड़कर राजस्थान आते हैं, मैनार आते हैं, अलग जगहों पर आते हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर के इन प्रवासी नन्हे परिंदों का वजन कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो इतनी लंबी उड़ान भरकर आए हैं। महज 6 से 40 ग्राम तक के हैं। ब्लू ग्रोथ है, साइबेरियन स्टोन चैट है, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर है, लिटिल स्टिंट जैसी प्रजातियां इसमें मौजूद हैं। वहीं 5 से 6 फीट तक के 8 से 11 किलोग्राम वाले क्रेन हैं, पेलिकन भी यहां पहुंचे हैं छुट्टियां बिताने। मैनार समेत भटेवर, बड़वाई, किशन करेरी तालाब पर इन प्रवासी पक्षियों का डेरा इस वक्त आपको दिखाई देगा। प्रवासी पक्षियों को प्राकृतिक माहौल में अठखेलियां करते पक्षी प्रेमी आसानी से देख सकते हैं। लेक सिटी में वोटिंग के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार। फतेह सागर और पिछोला झील में नावें कम होने के बजाय बढ़ाने की तैयारी। फतेह सागर में 29 और पिछोला में चलाई जा सकेंगी 81 नावें। अभी पिछोला में 63 और फतेह सागर में 27 नावें दौड़ रही हैं। संख्या बढ़ाए जाने के बाद दोनों झीलों में चलाई जा सकेंगी 110 नावें। हालांकि झीलों में नाव संचालन को लेकर कड़े नियम किए गए हैं।
अब निर्धारित रूट पर ही चलेंगी नावें। रूट या नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। फतह सागर में यूडीए और पिछोला में निगम तैनात करेगा रेस्क्यू स्पीड बोट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।